इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान भाइयों का मनपसंद कार्यक्रम किसान की बात लेकर हम हाजिर हैं। कमलेश, आज का जो कार्यक्रम है उसमें हम सबसे पहले करते हैं अपने श्रोताओं को नमस्कार। और हम जानते हैं कि हमारे किसान भाई जो फसलों का उत्पादन करते हैं उसमें बहुत सारा जैव पदार्थ तैयार होता है। जब फसल कट जाती है तब भी उसके रेजिड्यूज बच जाते हैं, जो कि हमारे कई जो किसान भाई ध्यान नहीं करते हैं। वो पराली है जैसे, उसको जला देते हैं जिससे पर्यावरण प्रभावित होता है। सरकार द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा पर्यावरण दूषित होता है। बिल्कुल। एक दूसरे रूप में हम जितने भी जैव पदार्थ हैं हमारी खेती के अंदर, उसका उपयोग कर सकते हैं ऊर्जा बनाने के लिए। यानी आपका मतलब हुआ कि जो हम ऊर्जा की बात करते हैं तो हमारे रोज के काम में जो है ऊर्जा का बहुत ही महत्व है। अगर आप परिवहन की बात करें उसमें भी ऊर्जा की जरूरत है, अगर हमने गैस जलाई उसमें भी ऊर्जा की जरूरत है, हमने बिजली जलाई उसमें भी ऊर्जा की जरूरत है, मशीनरी के लिए भी ऊर्जा की जरूरत है। और कितना अच्छा हो कि हमारा जो वेस्ट होता है हमारी खेती के अंदर, जैव पदार्थ जितने होते हैं उनका ऊर्जा के लिए हम उपयोग कर सकें। किस प्रकार से इसका हम उपयोग कर सकते हैं, ऊर्जा का उत्पादन किस प्रकार से कर सकते हैं, इसी विषय पर आज हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है डॉक्टर शिव प्रसाद जी को, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं परियावरण विभाग संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में। तो जो भी इनसे सवाल हम करेंगे हमारे जो श्रोता हैं वो लाभ उठाएंगे, हमें उम्मीद है। और जो उनके दिमाग में कुछ सवाल आएंगे उनका वो समाधान सीधे विशेषज्ञ से ले सकते हैं। जैसा कि हमने बताया डॉक्टर शिव प्रसाद जी प्रधान वैज्ञानिक हमारे साथ हैं, उसके लिए फोन नंबर जो होंगे वो आप बता दीजिए। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। और डॉक्टर साहब, जब हमारे श्रोता हमसे फोन करते हैं तो उन्हें हम अपने स्टूडियो के फोन नंबर भी बता रहे हैं। हमारे फोन नंबर है 011-2342-1081, 011-2342-1083। और निरंकार हो सकता है कि कुछ हमारे जो किसान भाई बहन है उनको याद भी हो गए हैं नंबर। बिल्कुल, ये जाने पहचाने नंबर हैं। हर कार्यक्रम में कई श्रोताओं के तो याद भी हो गए हैं। हाँ, और कई बार तो ऐसा होता है कि हम बोल ही रहे होते हैं और फोन जो है वो आने शुरू हो जाता है कि भाई सबसे पहले जो है प्रश्न मैंने पूछना है और मेरे प्रश्न का उत्तर जो है वो कैसे दिया जाएगा, किस रूप में जो है दिया जाएगा। तो एक उत्सुकता रहती है और उत्सुकता हमें भी बड़ी होती है कि जो भी हम विषय लेकर आते हैं कि उस विषय में हम अधिक से अधिक जो है प्रश्न करें और जो हमारे श्रोता हैं वो अधिक से अधिक उससे लाभ ले पाए, उन तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच पाए। तो हम इंतजार करेंगे स्टूडियो में अपने श्रोताओं के सवालों का। तब तक डॉक्टर साहब हम जानना चाहेंगे कि जैसे कि जैव पदार्थों की हम बात कर रहे हैं तो किस प्रकार किस जैव पदार्थ हमारे खेतों में उपलब्ध होते हैं? विशेष रूप से जो जैव पदार्थ है उसमें फसलों के अवशेष तो है ही हैं। इसके अलावा जो फूड प्रोसेसिंग, जो भोज्य पदार्थों का संवर्धन है, उससे भी बहुत सारे अवशेष निकलते हैं, उनको भी जैविक पदार्थों में इंक्लूड किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारी एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैं जैसे कि डिस्टिलरी और शुगर मिल, उनसे भी निकलने वाले जो वेस्ट हैं विशेष रूप से वो भी जैविक पदार्थों में सम्मिलित किए जाते हैं। जी। पशुओं से प्राप्त होते हैं कुछ? बिल्कुल, निश्चित रूप से जो पशुओं से गाय या भैंस इनके गोबर हैं उनको भी इंक्लूड किया जा सकता है और इनमें बहुत बड़ा पोटेंशियल होता है जो बायोगैस, विशेष रूप से बायोगैस प्रोडक्शन के लिए निश्चित रूप से इसका उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। और डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें कि भाई जो हमारे किचन में भी जो वेस्ट निकलता है, क्या उसका उपयोग भी हम बायोगैस के लिए कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। जैसा कि हम जानते हैं कि जो किचन से निकलने वाले वेस्ट हैं उसमें सब्जी और अन्य प्रकार के जो जैविक पदार्थ हैं वो उपलब्ध होते हैं और सामान्यतः वो एमसीडी के माध्यम से जो है कि कहीं न कहीं निस्तारित किए जाते हैं, तो उनका भी उपयोग ऊर्जा के लिए किया जा सकता है। विशेष रूप से उनसे तरह तरह के बायोगैस और सारे जो है और भी जो है ऊर्जा के स्रोत उससे बनाए जा सकते हैं। जी, तो हमें पता कैसे चलेगा कि बायोगैस बनाने के लिए इन्हीं जैव पदार्थों की जो है जरूरत है? और जैसे कि आपने बताया कि एमसीडी है जहाँ पर वो कूड़ा या जो इकट्ठा हुआ वेस्ट वहां से उनको अलग अलग किया जाता है। बिल्कुल, एमसीडी से, चूंकि एमसीडी में मिक्स तरह के मिश्रित जो है पदार्थ जाते हैं जी, तो उसमें जो जैविक अवशेष हैं विशेष रूप से फलों के जो अवशेष हैं, छिलके हैं,
उनका उपयोग जो है किया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर खेतों में हम बात करें, जो बिन बुलाए मेहमान हैं हमारे खेतों में, खरपतवार वो उगाते हैं और किसान भाई उन्हें उखाड़ देते हैं, हरा भाग उनमें काफी होता है, तो क्या उनको भी हम जैव पदार्थों को हम ऊर्जा बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो क्या सावधानी उसमें बरती जानी चाहिए? बिल्कुल, उनका प्रयोग निश्चित रूप से किया जा सकता है, बशर्ते ये ध्यान रखने की जरूरत होती है कि उसमें जो सीड हैं वो उसमें न जाने पाए। कई बार जैसे कि बायोगैस में आप उपयोग करते हैं, तो बायोगैस में ऊर्जा के अलावा उसमें खाद भी मिलती है जिसका उपयोग खेती के लिए किया जाता है जी। तो कई बार उस खाद के माध्यम से खरपतवारों के फैलने की और भी संभावना बढ़ जाती है। तो विशेष रूप से ऐसे में ध्यान रखने की जरूरत होती है। तो जो हम ऊर्जा बनाते हैं इनसे, जैव पदार्थों से, वो किस किस प्रकार की ऊर्जा होती है? विशेष रूप से जैव पदार्थ हैं, उसमें से प्रमुख जो है बायोगैस है, जो कि गाय और पशुओं के गोबर और जो फसल अवशेष हैं उनके मिश्रित रूप से एक प्रक्रिया जिसको कहते हैं हम कि किण्वन, और उसके माध्यम से हम बायोगैस बनाते हैं। और दूसरा है कि जो लिक्विड है उसको जो है कि बायोमास है, उसको लिक्विड के रूप में भी ऊर्जा के स्रोत के लिए, जैसे कि इथेनॉल, उसका भी उपयोग किया जा सकता है। और थर्ड, एक तीसरा और भी माध्यम है जिसको आप ब्रिक्वेटिंग कहते हैं, उनको जो है छोटे छोटे सॉलिड रूप में जो है ठोस ऊर्जा के स्रोत के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है जी। यानी 3 तरीके आपने बताए, सॉलिड के रूप में कर सकते हैं, गैस के रूप में कर सकते हैं, और तरल के रूप में प्रयोग कर सकते हैं जी। और एक श्रोता हमारे फोन लाइन पर है, सुनते हैं उनका क्या प्रश्न है। हेलो, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका क्या नाम है और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं राकेश बात कर रहा हूँ, शिमला से। जी राकेश जी। जैसे हमारा ये प्रश्न है, हमारी एक गाय है, हम छोटा प्लांट लगाना चाहते हैं बायोगैस का, तो हम क्या एक गाय छोटा प्लांट हम लगा सकते हैं, और इसमें हमारे को सब्सिडी कितना मिल सकता है? जैसा कि जानते हैं कि एक जो फैमिली टाइप जो बायोगैस है उसकी जो क्षमता 1 से 3 घन मीटर होती है, और एक गाय से लगभग अगर 50 किलो तक अगर आपके पास गाय का गोबर है और कुछ अवशेष फसलों के हैं, तो उनको मिश्रित करके निश्चित रूप से आप बायोगैस का उत्पादन ले सकते हैं। जहाँ तक आपने प्रश्न पूछा सब्सिडी की, तो आप अपने नज़दीकी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, खंड विकास अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। वहाँ सामान्यतः 3 घन मीटर के लिए लगभग 19 से 21 हजार रुपये की लागत आती है, और वहाँ जो कुशल कारीगर हैं बायोगैस बनाने के लिए उपलब्ध होते हैं, तो आप सीधे अपने खंड विकास अधिकारी कार्यालय से संपर्क करके उसका लाभ उठा सकते हैं जी। डॉक्टर साहब, इसी बात को हम आगे बढ़ाएं, जैसा कि इन्होंने कहा कि एक गाय से तैयार कर सकते हैं, क्या तो बड़े प्लांट्स भी होते हैं जी। तो शायद कम्युनिटी स्तर पर भी इसका शुरू किया जा सकता है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। कम्युनिटी लेवल पे 10 घन मीटर से लेकर के 100 घन मीटर तक जो है कि प्लांट बनाए जा सकते हैं, जिसमें अधिक मात्रा में जैव पदार्थों की जरूरत होती है। विशेष रूप से कम्युनिटी लेवल पे अगर जो अवशेष जो फलों के हैं, कुछ डेयरी के अवशेष अगर हैं, तो उनके माध्यम से अगर उसकी उपलब्धता हो पाती है, तो निश्चित रूप से कम्युनिटी लेवल पे उसको जो है गवर्नमेंट उसमें सहायता भी प्रदान कर रही है, तो इसको उपयोग किया जा सकता है। और डॉक्टर साहब, एक हमारे श्रोता और हैं फोन लाइन पर, और सुनते हैं उनके मन में क्या जिज्ञासा। हेलो, नमस्कार जी, धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी धर्मवीर जी, आप तो हमारे नियमित श्रोता हैं। जैसे कि हमारे दिल्ली में एक जगह है, ककड़डुमा कोर्ट के पास बहुत बड़ा नाला है। जब उधर से निकलते हैं तो गैस निकलती है, और एक नाले के ऊपर एक सड़क बना दी गई है, वो भी ककड़डुमा को जोड़ती है। उस सड़क पे जब हम जाते हैं, जहाँ से सड़क तैयार हुई नहीं, वहाँ तक हमें इतनी बुरी अवस्था होती है कि जाना भी होता है और गैस हमें लगती है। ये गैस क्या हमारे शरीर को हानिकारक होती है? क्या सरकार इसको कंट्रोल कर सकती है? इसको कहीं, जैसे आप बता रहे हो, बायोगैस का इस्तेमाल बन जाए, तो ऐसे नालों को ढककर और वो गैस तैयार हो जाए। ऐसा है कि जैसा कि आपने बताया कि जो नाले हैं उनसे निश्चित रूप से जो उसका एनोर्बिक डाइजेशन होता है, उसके माध्यम से मीथेन गैस और अन्य गैसें भी बनती हैं, और निश्चित रूप से वो जो है कि कई बार फैलती रहती हैं। कुछ गैसों से जो है स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है,
लेकिन विशेष रूप से मीथेन जो है ये ग्रीन हाउस गैस भी है, तो कहीं न कहीं इस पे हमें निश्चित रूप से ध्यान देने की जरूरत है, हमारे सिस्टम को ध्यान देने की जरूरत है कि उनको कैसे कंट्रोल किया जाए। और जहाँ तक आपने बात की बायोगैस की कि क्या उससे बायोगैस बनाया जा सकता है, तो निश्चित रूप से हमारी जो MCD हैं, नगर महापालिकाएं हैं, वो जो ठोस उसमें कचरे हैं, विशेष रूप से जो उनके प्रोसेसिंग के बाद होते हैं, उनका उपयोग मीथेन बनाने के लिए कर रही हैं। उसमें एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि बड़े स्तर पे क्षमतापूर्ण तरह से कैसे उपयोग किया जाए, इस पे निश्चित रूप से हमें और हमारे तंत्र को सोचने की जरूरत है। जी। और डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बार बार बात कर रहे हैं जैव पदार्थों की, अब जैव पदार्थ से हमें अगर गैस बनानी है तो वो किस रूप में आएंगे? मान लीजिए कि हमने जो किचन का वेस्ट है वो निकाल दिया और अभी 2 दिन से जो है कूड़ा हमारे घर पर ही रखा हुआ है और 3 दिन के बाद जो है वो कूड़े घर में जाएगा, तो ऐसा कुछ होता हुआ कि हमें कितने दिन का जो है वो किचन वेस्ट चाहिए, या जो हमारे खेतों में जो अवशेष बचे हुए हैं वो होने चाहिए? निश्चित रूप से जो घर में कचरे हैं उसमें अगर आप रखते हैं तो संभावना है कि उसमें उनपे सड़न की प्रक्रिया शुरू हो जाए जी। तो उसमें विशेष रूप से जो नेचुरली जो माइक्रोब्स हैं, जीवाणु हैं, वो पनपते तो हैं ही, तो उसमें फर्मेंटेशन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो विशेष रूप से उसमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और ये गैसें बनती हैं। कभी कभी उसमें चूंकि टॉक्सिक पदार्थ इतने ज्यादा नहीं होते कि जो बहुत नुकसान कर दें, लेकिन सामान्य रूप से ये सावधानी रखनी जरूरी है कि जब भी किचन वेस्ट इस तरह का हो तो उसको समय से बाहर कर दिया जाए। जी। और जो हमारे खेतों के अवशेष हैं, वो खेतों के जो अवशेष हैं निश्चित रूप से उनको कहीं न कहीं व्यवस्थित रूप से रखना जरूरी है, क्योंकि वो अगर ऐसे फैले हैं तो वो कहीं न कहीं उनकी जो क्षमता है, चाहे वो खाद बनाने की क्षमता है चाहे ऊर्जा बनाने की, वो क्षय होती रहती है। तो बेहतर है कि उनको लंबे समय तक खेतों में न छोड़ा जाए, उनको एक निश्चित रूप से उसको कहीं न कहीं व्यवस्थित ढंग से एकत्रित किया जाए जो समय पे उपयोग किया जा सके। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि 3 रूपों में हम ऊर्जा तैयार करते हैं, ठोस, तरल और गैस। तो गैस आपने बताया गोबर गैस प्लांट में गैस बनती है, जो हमारे रेजिड्यूज होते हैं उनमें फर्मेंटेशन होता है और बनने लगती है। इसके साथ साथ जो तरल में आपने बताया है उसका क्या तरीका है? उसमें विशेष रूप से जो बायोमास होते हैं उनको हम पहले जो है प्री ट्रीटमेंट करते हैं। प्री ट्रीटमेंट के बाद सैक्रिफिकेशन एक प्रक्रिया है, उसके माध्यम से हमको ग्लूकोज में उसको कन्वर्ट करते हैं और उसका फर्मेंटेशन ईस्ट से करके अल्कोहल बनाते हैं, जो कि सामान्य प्रक्रिया है। उसका उपयोग कहाँ होगा? इसका उपयोग निश्चित रूप से हमारे देश में चूंकि इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 10% अभी फिलहाल की वो मैंडेटरी है, तो ये निश्चित रूप से गवर्नमेंट उस पर बहुत बड़ा सहयोग भी दे रही है। और हमारे अभी काशीपुर प्लांट हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर पे ऑलरेडी जो है 100 करीब जो है पर डे इथेनॉल वो बायोमास यूटिलाइजेशन के लिए काम कर रहा है। तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस है और देश में बहुत सारे बायो इथेनॉल प्लांट लगाए जा रहे हैं। संभावना है कि आने वाले समय में हम निश्चित रूप से लिक्विड तरल इथेनॉल प्रोडक्शन में आगे बढ़ेंगे। तो डॉक्टर साहब, ये तो बड़े स्तर की बात है। प्लांट की बात आपने की इथेनॉल का, तो भारत सरकार उस पर ध्यान दे रही है, बड़े स्तर की बात है, एक किसान के बलबूते की बात नहीं है। तो इसके लिए किसान किस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं? इसमें निश्चित रूप से जितनी भी इथेनॉल बनाने वाली कंपनियां हैं, वो जो नजदीकी किसान हैं उनको एक रेट तय किया हुआ है कि पर टन बायोगैस, जैसे बायोगैस के लिए 24 रुपए पर टन जो है उन्होंने रेट निर्धारित किया हुआ है जी। तो जो नजदीकी किसान है निश्चित रूप से जो इन प्लांट के आसपास है उसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन जो दूर हो उनके लिए उनके लिए भी गवर्नमेंट जो प्लांट, उदाहरण के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो बदायूं में एक प्लांट है, उनका ट्रांसपोर्ट ले जाने के लिए वो 1400 रुपये उसका जो है उनको किराया भाड़ा देते हैं जी। और 2400 रुपये पर टन तो रहता ही है। तो निश्चित रूप से जो नजदीक के जो भी, चाहे वो बायोगैस कंप्रेस्ड बायो CBG जिसको हम सामान्य रूप से बोलते हैं, या अल्कोहल बनाने वाले प्लांट हैं, उनके नजदीकी किसान उसका निश्चित रूप से फायदा उठा सकते हैं और उनसे संपर्क में रहें कि जब उनको जरूरत है तो निश्चित रूप से उनसे संपर्क रहने से जो आवश्यकता है उनकी भी पूरी की जा सकती है, इन्हें आर्थिक रूप से किसानों को भी लाभ मिल सकता है। तो इसका जो पूरा प्रोसेसिंग जो होगी वो कैसे की जाएगी, किस तरह कितने होंगे? प्रोसेसिंग जो बायोगैस की विशेष रूप से, तो बायोगैस प्रोसेसिंग विशेष रूप से जब हम बायोगैस की बात करते हैं तो एक निश्चित रेशियो हम उसमें निर्धारित करते हैं। जो प्लांट होते हैं बायोगैस प्लांट, उसमें जैसे कि लगभग जैसे गोबर आप ले लीजिए पशुओं का,
एक हिस्सा, और एक हिस्सा पानी की जरूरत होती है, क्योंकि उसको हम कहते हैं एक सेमी सॉलिड में वो एक घोल के रूप में होना चाहिए। तो सामान्य रूप से जो बायोगैस प्लांट होता है उसमें एक भाग जो है गोबर या जो भी सॉलिड आप रेसिड्यू डालते हैं, और एक भाग जो है पानी का मात्रा मिला करके उसको यूज करी जाती है, और उससे अपने आप वो 15-20 दिन के अंदर जो है आप अच्छी खासी गैस। और उसके साथ साथ शायद उसकी सैलरी को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। निश्चित रूप से उसकी स्लरी, विशेष रूप से किसान भाइयों को ये बताना चाहेंगे कि जो आप गोबर की खाद से डायरेक्ट खाद बनाते हैं और जो बायोगैस स्लरी से बायोगैस प्लांट से स्लरी निकलती है, उसमें पोषक तत्व की मात्रा बहुत ही बढ़िया रहती है। जी। तो निश्चित रूप से जो बायोगैस प्रोडक्शन के बाद मिलने वाली खाद है वो जो डायरेक्ट आप गोबर से बनाने उससे कई गुना बेहतर होती है। जी। तो निरंकार बातों का सिलसिला तो जारी रहेगा, उससे पहले एक छोटा सा अंतराल ले लेते हैं। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबद्ध, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। एक छोटे से अंतराल के बाद आपका पुनः स्वागत है हमारे कार्यक्रम किसान की बात में। और फोन इन कार्यक्रम चल रहा है हमारे बीच में हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो उपस्थित हैं। विषय है हमारा जैव पदार्थों का ऊर्जा उत्पादन में उपयोग। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर शिव प्रसाद, प्रधान वैज्ञानिक, पर्यावरण संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली। और डॉक्टर साहब, जैसे कि ये हम बात कर ही रहे थे कि जब हम जैव ऊर्जा की बार बार बात कर रहे थे तो जैव पदार्थों से क्या कोई समस्या उत्पन्न हुई थी, या जैव पदार्थ हमारे लिए क्या कोई समस्या लेकर भी आते हैं? विशेष रूप से जो जैव पदार्थ हैं वो चूंकि प्राकृतिक रूप से उपलब्ध पदार्थ हैं तो निश्चित रूप से इससे जो कोई इसी तरह का नुकसान होने की संभावना नहीं होती है। लेकिन अभी
जो बायोमास है उससे हो क्या रहा है कि अगर सही ढंग से उपयोग नहीं किया जा कर पाने पर, जैसे कि मीथेन गैस एक निश्चित रूप से जिसको हम ग्रीन हाउस गैस के रूप में जानते हैं, और वो कहीं न कहीं जो पृथ्वी का तापमान है उसको बढ़ाने के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। तो कहीं न कहीं हमें उस बायोमास को जो है जैव पदार्थ उनका सही ढंग से उपयोग करना जरूरी है। जैसा कि अगर आपसे डिस्कशन के समय हम लोग बात कर रहे थे कि बायोगैस, क्योंकि बायोगैस जैव पदार्थों से निकलती है, अगर उसको खुला छोड़ दिया जाए तो निश्चित रूप से हमें नुकसान हो सकता है, लेकिन उसी को अगर हम ऊर्जा के रूप उपयोग करें तो आर्थिक रूप से और पर्यावरणीय रूप से हम निश्चित रूप से लाभ उठा पाते हैं। जी। अच्छा, एक और तरीका रह गया था, आपने गैस में बताया, तरल बताया, एक ठोस रूप में आपने बताया कि जैव पदार्थों को ठोस रूप में ऊर्जा के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो क्या तरीका है? जो जैव पदार्थ है उनको एक निश्चित प्रेशर पे जो है उनको सॉलिड रूप में दे दिया जाता है, जिसको हम ब्रिक्वेट कहते हैं। आजकल मार्केट में छोटे साइज के और कई बार बड़े साइज के भी ब्रिक्वेट उपलब्ध हैं, जिनको जलाने के बाद सामान्य रूप से जो हम खाना बनाने और अन्य पदार्थ तरह के उपयोग में ला सकते हैं उनको, जिससे धुआं भी कम निकलता है और पर्यावरण के लिए वो कम नुकसानदायक होते हैं जो आप सीधे जलाते हैं उनकी अपेक्षा। कोई भी अगर ये संयंत्र लगाना चाहता है बायोगैस के लिए, तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि कम से कम इस पर कितनी लागत आएगी और कितने किसान भाई इसमें इकट्ठे मिलकर अपना काम कर सकते हैं? इनकी लागत जो है डिपेंड करता है इनकी साइज पे कि कितनी बड़ी साइज का आप लगाना चाहते हैं, और आज मार्केट में जो है छोटे स्तर से बड़े स्तर तक उपलब्ध है जी। जो कि डेयरी फार्म के लिए अगर आप यूज करना चाहते हैं, उसका दूध की प्रोसेसिंग के लिए, तो निश्चित रूप से बड़े लेवल पे उसको जो है कि जरूरत पड़ती है जी। अगर मान लीजिए घर में आप खाना बनाने के लिए उपयोग करना चाहते हैं तो छोटे लेवल के चूल्हे पे जो उपयोग की जा सकती है जी। और आज के डेट में बहुत सारी जो कंपनियां हैं इस तरह के जो ब्रिक्वेटिंग प्लांट हैं वो बना रही हैं। तो निश्चित रूप से हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में विशेष रूप से काफी अच्छे कर रहे हैं, और प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारा इस पे अच्छा काम हो रहा है। जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है वो ब्रिक्वेटिंग गवर्नमेंट लेवल पे भी बहुत प्रोत्साहन दिया जा रहा है जी। तो क्या इसका कोई प्रशिक्षण लेना होता है और प्रशिक्षण के बाद ही कोई ये काम कर सकता है? निश्चित रूप से प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो मशीन चलाना भी है। तो जो कंपनियां प्रोवाइड करती हैं वो ट्रेनिंग भी देती हैं, और उसमें कि कितना रेशियो होना चाहिए, कितना प्रेशर होना चाहिए, उसकी निश्चित जानकारी बहुत ही जरूरी है। अन्यथा वो जो है कि जो क्वालिटी होनी चाहिए वो मिल नहीं पाती जी। तो मैंने जो भी इस तरह के फार्म है वो आपको मशीन देने के साथ साथ प्रॉपर ट्रेनिंग भी देते हैं जी। और जब हम जैसे बायोगैस की बात करते हैं, जो हमने अपने घर में किचन के लिए लगाई, वो तो हमारी किचन के आसपास बनी, लेकिन अगर हमने दूसरा जो प्लांट लगाएंगे तो वो खेतों के अंदर बनना चाहिए, खेतों के पास बनना चाहिए, या गांव का कोई ऐसा कोना हम निर्धारित करें जहां पर कि इस प्लांट को हम लगा सकते हैं? इसमें विशेष रूप से कहीं भी आप उपयोग किया जा सकता है, थोड़ा घर से दूर हो, लेकिन बेहतर ये होता है कि ऐसे स्थान जहां आप पशुशाला आपकी हो, जहां पशु रखे जाते हैं उसके नजदीक हो तो ज्यादा बेहतर माना जाता है, और थोड़ा जमीन से वो ऊंचाई पे वो स्तर भी ऊंचा हो। कई बार पानी लगने से भी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वो जगह चयन की जाए जहां पशु आप रखते हैं, ताकि आप सुविधाजनक ढंग से उसका गोबर जो है बायोगैस प्लांट में यूज कर सकें। लोग साहब, ये हम जानते हैं, हमारे किसान भाइयों को पता है कि बहुत ही उपयोगी चीज है, लगाया जाना चाहिए, हमारे किसान भाई आगे भी आते हैं। लेकिन कहीं कहीं एक समस्या बताते हैं किसान भाई कि गैस की आपूर्ति में रुकावट होती है, कई बार प्रॉपर या तो बनती नहीं या उसका इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पाते हैं। वो क्या क्या सावधानियां हैं, क्या क्या चीजें हैं ध्यान रखने की, जो गोबर गैस में गैस बन जाए और उसका ठीक से इस्तेमाल हो सके, उसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? निश्चित रूप से सावधानियों में जो रेशियो, उसका जो अनुपात है, जैसा कि हमने बताया कि जो ठोस गोबर है और पानी का अनुपात एक निश्चित 1:1 के अनुपात में रहे तो निश्चित रूप से प्लांट अच्छा काम करता है। दूसरी चीज ये है कि प्रॉपर मिक्सिंग, जो बायोगैस प्लांट के अंदर जो मटेरियल आप डाल रहे हैं, जो मिश्रण डाल रहे हैं, उसकी प्रॉपर मिक्सिंग टाइम से होती रहनी चाहिए,
तीसरा ये है कि प्लांट में जो कहीं लीकेज वगैरह है तो उन पे भी ध्यान रखने की जरूरत है। कई बार आप निश्चित रूप से लोग भूल जाते हैं, तो उसको भी कहीं न कहीं ध्यान रखने की जरूरत है, कहीं टूट फूट न होने पाए, इस तरह से उनको ध्यान रखना चाहिए। जहाँ तक आपने कहा कि जो बायोगैस कम बनती है, निश्चित रूप से जाड़ों के दिनों में ज्यादातर ऐसा पाया गया है कि चूंकि तापमान बहुत ही नीचे गिर जाता है तो जो माइक्रोब्स हैं वो थोड़ा से निष्क्रिय हो जाते हैं जी। उसमें बायोगैस का प्रोडक्शन कम होता है। तो एक समस्या तो बनी हुई है, लेकिन प्रॉपर उसका अगर ध्यान रखा जाए तो बायोगैस बनती है, थोड़ा प्रोडक्शन कम हो सकता है आप अगर तुलना करें गर्मी या जब मौसम गर्म होता है। और अगर डॉक्टर साहब बारिश का मौसम होगा तो उसका असर भी बायोगैस पर पड़ेगा? हाँ, निश्चित रूप से। उसमें जब बारिश के दिनों में थोड़ा सा ऊंचाई पे अगर रखा जाए तो वो बेहतर परिणाम होते हैं, क्योंकि पानी कई बार लीक कर सकते हैं आपके प्लांट का जो डाइजेस्टर जिसको हम बोलते हैं जी। तो कई बार वो पानी का रेशियो अगर नीचे तल पे है तो वो बारिश के दिनों में ऊपर जा सकता है, जिससे बायोगैस का प्रोडक्शन प्रभावित हो सकता है जी। तो जितना भी हम इसमें जैव पदार्थ लेकर आएंगे, जो भी हमारा वेस्ट है, वो सारा का सारा उपयोग हो जाता है कि कुछ जो है वो फिर भी वेस्ट बच जाता है? नहीं, उसमें निश्चित रूप से जो आप डाल रहे होते हैं वो तो एक तरह से एनारोबिक डाइजेशन हम उसको बोलते हैं। तो जो वो डाइजेशन की प्रक्रिया एक प्लांट के डाइजेस्टर में होती रहती है जी। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, उसमें आप प्रतिदिन 2 दिन पे गोबर डालते रहते हैं 50 किलो 100 किलो, तो वो निश्चित रूप से बाहर आता रहता है। तो इस तरह कोई समस्या जी 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 बिल्कुल। और जो हमारे जैव पदार्थ हैं वो खेती के जो बचे हुए रेडियूज हैं या हमारे प्रोसेसिंग से बचे हुए चीजें हैं, उनका हम बेहतर इस्तेमाल करके ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऊर्जा बना सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कमलेश, अब अपने साथियों से लेते हैं इजाजत। सभी श्रोताओं को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।